हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। अगर आप लोगों ने हमारा पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो यह कहलाता है। पहला ऑप्शन है प्रशिक्षण कार्यक्रम, दूसरा है सेमिनार, तीसरा कार्यशाला और चौथा है सिंपोजियम। तो अगर आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो भी एकेडमिक से रिलेटेड जो भी सभाएं होती हैं वो आपका सेमिनार के अंतर्गत आती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सेमिनार। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, शोध डिजाइन क्या है। पहला ऑप्शन है शोध संचालन का एक तरीका जो सिद्धांत पर आधारित ना हो। फिर दूसरा ऑप्शन है गुणात्मक या परिणात्मक पद्धतियों के उपयोग के मध्य विकल्प। तीसरा ऑप्शन है वह शैली जिसमें आप अपनी शोध खोजों को प्रस्तुत करना चाहें, जैसे ग्राफ। और चौथा है आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना। तो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो शोध डिजाइन होता है वो आपका हाइपोथेसिस के बाद आता है। जैसे आप अगर रिसर्च स्टेप आपको याद हो तो उसमें होता है पहला फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव, फिर हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस के बाद आपका आता है शोध डिजाइन। तो आप शोध डिजाइन बनाने के बाद ही इसके आगे के जो प्रोसेस है उसमें बढ़ते हैं। तो आगे के प्रोसेस में आपका डाटा कलेक्शन आता है, फिर उसको एनालिसिस करते हैं, तो ये सब प्रोसेस आता है। तो शोध डिजाइन के बाद ही जो शोध डिजाइन होता है उसमें आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा डाटा आप कलेक्ट करेंगे, किस तरह का डाटा, प्राइमरी रहेगा या सेकेंडरी डाटा, फिर उसको कौन से मेथड से उसको एनालिसिस करेंगे। तो ये सब आप शोध डिजाइन में ही डिसाइड कर लेते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी, आंकड़ों के संकलन, मतलब ये डाटा की बात की जा रही है, और उनके विश्लेषण मतलब डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस के प्रत्येक स्तर के लिए ढांचा बनाना, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सैंपलिंग केसेस का आशय है। ऑप्शन ए सैंपलिंग ढांचे का प्रयोग, ऑप्शन बी शोध के लिए उपयुक्त लोगों की पहचान, ऑप्शन सी शब्दशः शोधार्थी का ब्रीफ केस, और ऑप्शन डी लोक समाचार पत्र, टेलीविजन कार्यक्रम इत्यादि की सैंपलिंग। तो सैंपलिंग केसेस का मतलब होता है कि लोक समाचार पत्र, टेलीविजन का इत्यादि की सैंपलिंग की जाती है, ये आपका सैंपलिंग केसेस में आ जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर अगला क्वेश्चन है, जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा। ऑप्शन ए खुले दिमाग से विषय के बारे में सोचना, दूसरा ऑप्शन है उसमें पूरी तरह डूबने से पहले मार्गदर्शी अध्ययन करना, तीसरा ऑप्शन है विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना, और चौथा ऑप्शन है सैद्धांतिकता को भूलना चाहिए क्योंकि यह एक व्यवहारिक व्याख्या है। तो जब भी कोई सामाजिक शोध किया जाता है या उसकी योजना बनाई जाती है तो जो एक रिसर्चर हो, जैसे वो अपना एक टॉपिक डिसाइड कर लिया कि उसे इस टॉपिक पे रिसर्च करना है, तो उस टॉपिक पे रिसर्चर को रिसर्च करने से पहले उससे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं या साहित्य हैं जो पहले की जा चुकी हैं लोगों के द्वारा, तो क्या करना चाहिए कि उसको अच्छे से परिचित हो जाए कि लोगों ने इस पर क्या रिसर्च किया है और क्या वो अलग उनसे कर सकता है उसके बारे में। तो इस तरह होता है कि वो जो साहित्य होते हैं उससे जो पुराने आर्टिकल्स होते हैं जो मतलब पहले किए जा चुके हैं रिसर्च, तो जब उसको अच्छे से पढ़ लेता है उसके बाद ही उसे एक अच्छे तरह से आइडिया आता है कि आगे क्या करना, उसमें क्या नया किया जा सकता है उस टॉपिक में। तो इसीलिए एक रिसर्चर को चाहिए कि वो पहले विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना। ये एक जब एक सामाजिक शोध की योजना बनाई तो ये सबसे पहले किया जाता है कि जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड साहित्य हैं उनको पहले अच्छे तरीके से परिचित हो जाना चाहिए या पढ़ लेना चाहिए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर अगला क्वेश्चन है, एक थीसिस शोध प्रबंध में चित्र एवं तालिकाएं रहती हैं। पहला ऑप्शन है परिशिष्ट में, दूसरा है एक अलग अध्याय में, तीसरा है अंतिम अध्याय में, और चौथा है मूल पाठ में ही। तो जो एक थीसिस में चित्र और तालिकाएं होती हैं वो हमेशा मूल पाठ में ही रहती हैं।
अगर आपको हमारा पहला वीडियो याद होगा तो उसमें आपको थीसिस के एक पूरे स्टेप्स भी बताए थे कि एक थीसिस में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। जैसे होता है कि पहला टाइटल पेज आता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट आता है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट, उसके बाद चैप्टराइजिंग करते हैं आप, फिर लास्ट में आपका आता है कि बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस आता है। तो ये सब आप स्टेप भी ध्यान में रखिएगा, इसके भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा स्टेप पहले आता है कौन सा बाद में। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर अगला क्वेश्चन है, शोध प्रबंध कथन है। शोध प्रबंध मतलब थीसिस की बात की जा रही है यहाँ पे। ऑप्शन है एक प्रेक्षण, फिर दूसरा ऑप्शन है एक तथ्य, तीसरा है दृढ़ कथन और चौथा है विचार विमर्श। तो जो एक थीसिस होता है वो एक रिसर्चर के पूरे विचार विमर्श ही होते हैं। वो किसी टॉपिक को लेकर उसने जो भी रिसर्च किया, उस रिसर्च करने के बाद उसके मन में जो भी विचार आते हैं या विमर्श या सलाह जो भी आते हैं, जो समस्या समाधान जो भी उसके मन में आते हैं रिसर्च करने के बाद किसी पर्टिकुलर टॉपिक के, वो पूरा अपने एक थीसिस में लिख देता है। तो ये आपका शोध प्रबंध जो होता है एक विचार विमर्श ही होता है एक तरह से। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, विचार विमर्श। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संभाव्यता प्रतिदर्श है। तो गैर संभाव्यता मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी, आपको सैम्पलिंग बतानी है कि कौन सी है। तो इसमें आपका पहला दिया सामान्य यादृच्छिक, दूसरा है सौउद्देश्य, तीसरा है व्यवस्थित और चौथा है स्तरबद्ध। तो दो तरह के जैसे सैम्पलिंग होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में आपका 3-4 आते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी में 5-6 तरह के आते हैं। तो इनमें से दोनों में से कोई भी आप एक याद कर लीजिए कि इसमें से ये आते हैं, तो दूसरा आपके लिए एक आसानी हो जाएगी। तो जैसे प्रोबेबिलिटी में आपके आते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आता है, फिर दूसरा आता है स्ट्रेटिफाइड आता है। सिंपल रैंडम मतलब सामान्य यादृच्छिक आता है। फिर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आता है, स्ट्रेटिफाइड मतलब आपका ये स्तरबद्ध हो जाता है। और फिर आपका आता है एक है कि क्लस्टर भी आता है, क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर मतलब समूह, समूह सैम्पलिंग हो जाएगा। और फिर आपका आता है ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग भी आ जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। तो ये 3-4 हैं, बस 3-4 ही आते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। जैसे आपका हो गया रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड हो गया, फिर क्लस्टर हो गया और फिर ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ये 4 आप याद कर लीजिए, फिर आप इन 4 से ही काम चल जाएगा। ये आपका रैंडम सैम्पलिंग में आता है, बाकी जो भी आता है वो आपका नॉन रैंडम में हो जाता है। तो आपका सामान्य हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, फिर व्यवस्थित भी आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, स्तरबद्ध भी प्रोबेबिलिटी। तो बचा आपका ये सौउद्देश्य, सौउद्देश्य मतलब होता है पर्पसिव। तो ये आपका आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये है आपका गैर संभाव्यता प्रतिदर्श या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। फिर अगला क्वेश्चन है, तत्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा है। पहला ऑप्शन है संकलनात्मक, दूसरा है क्रियात्मक, तीसरा है मौलिक और चौथा है अनुभाविक। तो हमने पहले वीडियो में आपको बताया था इसके बारे में भी कि जो एक्शन रिसर्च होता है, एक्शन रिसर्च होता है वो आपका जो इमीडिएट प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो इसमें भी आपका पूछा है कि जो तात्कालिक उपयोग में आने वाले अनुसंधान, तो जो इमीडिएट में किया जाता है वो आपका होता है क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर अगला, और एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिए कि हमने आपको एक्शन रिसर्च के एक स्टेप होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, तो ये भी आप याद कीजिए। इसका होता है कि पहले प्लान आता है, फिर उसके बाद एक्ट किया जाता है, फिर ऑब्जर्व किया तो उसके बाद रिफ्लेक्ट किया। तो ये PAOR ये कॉन्सेप्ट भी याद कीजिए। ये आपका UGC का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, ये आपको लगभग हर बार मिल जाता है, हमेशा रिपीट होता है ये, इसके जो स्टेप्स होते हैं एक्शन रिसर्च के। तो ये आप ध्यान रखिएगा, PAOR प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, शोध का मुख्य ध्येय क्या है। पहला है साहित्य की समीक्षा करना, दूसरा है पहले से ज्ञात का सारांश करना, तीसरा है अकादमिक उपाधि प्राप्त करना, चौथा है नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। तो जो शोध का मुख्य ध्येय होता है वो यही है कि नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ही ताज़ा व्याख्या करना। जैसे शोध का अगर आप देखेंगे रिसर्च, सर्च, तो रिसर्च जैसे दो शब्दों से मिलके ही बना है, री और सर्च। री मतलब पुनः हो गया और सर्च मतलब खोज, मतलब पुनः खोज, मतलब किसी चीज़ का अगर पुनः खोजा जाए, जैसे नए तथ्य निकाला जाए तो वो आपका शोध माना जाता है। तो इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी,
नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। फिर अगला क्वेश्चन है, नमूना लेने में गलती निम्नलिखित में से किसके साथ घटती जाती है। जैसे नमूना मतलब आपका सैम्पलिंग की बात की, जैसे सैम्पलिंग आप कितना सैम्पलिंग ले कि आपको जो उसमें एक रिसर्च में एरर आते रहते हैं, गलतियाँ होती रहती हैं, वो कम से कम हो। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है नमूने के आकार में कमी, मतलब सैंपल के आप सैंपल साइज आप कह रहा है कि इसमें एक सैंपल साइज को कम लिया जाए। जैसे पहले मान लीजिए अगर आप 50 लेते थे तो अब 25 सैंपल ही लिया जाए, तो ये क्या, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप सैंपल साइज घटाएंगे आपका जो एरर होता है वो और बढ़ता चला जाता है। फिर बी है नमूने के आकार में वृद्धि, सी है यादृच्छिकरण की प्रक्रिया और डी है विश्लेषण की प्रक्रिया। तो जो बी ऑप्शन है नमूने के आकार में वृद्धि, तो जैसे मान लीजिए अगर आप पहले लेते थे कि 100 सैंपल लेते थे, आपको 1000 मतलब टोटल पॉपुलेशन मान लीजिए आपका 1000 है, ठीक है। 1000 में आपने 100 सैंपल कलेक्ट किए, ठीक, 100 सैंपल आप निकाले कि इनको लेके आप रिसर्च करना है, और वो जो 100 लोग रहते हैं वो आपके टोटल पॉपुलेशन जो 1000 है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे 100 लोग टोटल 1000 को उतने अच्छे तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे जितने कि 500 लोग 1000 लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मान लीजिए आप सैंपल साइज बढ़ा देते हैं, बढ़ा के 100 से 500 कर देते हैं, तो आपका जो एरर रहता है, एरर होने के चांसेस वो बहुत कम रहते हैं, क्योंकि 500 है, अब ज़्यादा लोगों को ले लिया तो आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो टोटल पॉपुलेशन है 1000 है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि आपका सैंपल साइज जितना बड़ा होता है आप उतने आपके रिसर्च में जो एरर होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, नमूने के आकार में वृद्धि। फिर अगला क्वेश्चन है, मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किसमें उपयोग किया जाता है। पहला है क्रियापरक शोध, दूसरा है अनुप्रयुक्त शोध, तीसरा है दार्शनिक शोध और चौथा है ऐतिहासिक शोध। तो जो मौलिक शोध के सिद्धांत है इसका प्रयोग आपका अनुप्रयुक्त शोध या अप्लाइड रिसर्च इसी को कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च या इसमें किया जाता है आपका। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मौलिक शोध के जो सिद्धांत वो अप्लाइड रिसर्च में किया जाता है, अनुप्रयुक्त शोध में। और अप्लाइड रिसर्च होता है ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, इसमें भी आपकी समस्याओं को सॉल्व किया है, लेकिन ये जो होता है आपका ये एक बड़े लेवल पे किया जाता है। जैसे और आपका एक होता है कि एक्शन रिसर्च, तो एक्शन रिसर्च में भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, लेकिन उसमें जो इमीडिएट प्रॉब्लम आती हैं जैसे किसी क्लास में, क्लासरूम में या किसी मेडिकल में जो इमीडिएट प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है। और ये आपका जो एक्शन रिसर्च होता है ये एक्शन रिसर्च भी इसी का एक पार्ट माना जाता है, अप्लाइड रिसर्च का ही। लेकिन ये एक्शन जो है तो इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए है, और ये जो अप्लाइड है या अनुप्रयुक्त है या व्यवहारिक शोध भी इसी को कह सकते हैं, तो ये आपका एक बड़े लेवल पे जो प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। फिर अगला क्वेश्चन है, नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। पहला है निर्वचन व्याख्या, दूसरा है सिद्धांतीकरण, तीसरा है संकल्पना और चौथा है बेतरतीब ग्रहण या यादृच्छिकरण या इसी को रैंडमाइजेशन कहते हैं। तो जो लॉटरी मेथड होता है ये आपका यादृच्छिकरण में ही यूज होता है, इसमें जो सैंपल इकट्ठा करते हैं इस तरह जो लॉटरी मेथड से, तो वो आपका इसी में आ जाता है, यादृच्छिकरण में ही आ जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है। पहला आपका दिया है संपादकों को बताए बगैर एक ही शोध पत्र को 2 शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित कराना, दूसरा है साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो, तीसरा है किसी शोध पत्र में अपने तर्कों पर विचार किए बिना ही आंकड़ों से रूपरेखा को व्यवस्थित करना, और चौथा है शोध पत्र में किसी भी सहयोगी को उससे कृपा दृष्टि पाने हेतु लेखक के रूप में शामिल करना, भले उस सहयोगी ने शोध पत्र में कोई बड़ा योगदान ना किया। तो आपको इसमें बताना है कि शोध नैतिकता कौन से एक अच्छा शोध जो है नैतिक माना जाता है। तो इसमें आपका दिया है, पहला तो दिया है कि संपादक को बताए बगैर ही शोध पत्र को 2, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर दूसरा दिया है साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो, तो ये आपका बिल्कुल सही है। आप अगर हमारे कल वाला वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो उसमें हमने बताया था कि शोध नैतिक है जिसमें कि जहाँ से जो भी मैटर लिया गया रिसर्च का, जैसे किसी भी आर्टिकल से या किसी भी किताब से, तो जो आप रेफरेंस लिखते हैं लास्ट में उसमें अगर आपने उनको प्रॉपर क्रेडिट दिया है
या उनके कार्यों का योगदान, मतलब जो जिन्होंने जो कार्य किया उसके बारे में आपने उन्हें बता दिया है कि हमने इनके कार्य को यहाँ से लिया है, तो ये आपका एक ये आपके अच्छा शोध माना जाता है, उसको नैतिक माना जाता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संघर्ष क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों में प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिदर्श प्रणालियों में से कौन सी संभाव्यता पर आधारित नहीं है। संभाव्यता मतलब पूछा है कौन सी आधारित नहीं है, मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपको बताना है। तो अभी हमने आपको बताया था ऊपर की प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी से दो तरह के होते हैं। और प्रोबेबिलिटी में आपका आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, फिर दूसरा आता है स्ट्रेटिफाइड आता है, तीसरा है क्लस्टर। ये आपके आते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। इसके बाद के जितने भी आते हैं वो आपके नॉन प्रोबेबिलिटी में आए। तो यहाँ पे देखिए सिंपल रैंडम दिया है, मतलब सरल यादृच्छिक परीक्षण, फिर स्तरबद्ध या स्ट्रेटिफाइड, फिर डी नंबर पे आपका समूह प्रतिदर्श या क्लस्टर है, और ये आपका दिया है ऑप्शन नंबर सी है कोटा प्रतिदर्श, मतलब ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाएगा। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में आपका आता है कोटा आता है, फिर पर्पसिव आता है, फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग आता है। तो ये सब सारे जितने हैं वो सब नॉन प्रोबेबिलिटी में आते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। आपको बस एक याद कर लीजिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या क्या आते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में चार ही आते हैं, तीन चार। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड या स्तरबद्ध, और तीसरा है क्लस्टर। ये आप इतना याद कर लीजिए प्रोबेबिलिटी में। इसके बाद के जितने भी रहते हैं वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। और एक आता है कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग आता है, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। बाकी के जितने भी हैं वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एक कार्यशाला होती है। पहला ऑप्शन है किसी विषय पर चर्चा के लिए सम्मेलन, किसी विषय पर चर्चा के लिए बैठक। तीसरा ऑप्शन है किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में कक्षा जहां अध्यापक और विद्यार्थी किसी विषय पर चर्चा करते हैं। और चौथा ऑप्शन है एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया गया हो। तो जो कार्यशाला होती है मतलब वर्कशॉप, तो वर्कशॉप में क्या किया जाता है कि लोगों को एक प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, उन्हें एक स्किल सिखाई जाती है। तो ये बेसिकली जो होता है सेमिनार से छोटा होता है, लेकिन ये सेमिनार से ज़्यादा संकेंद्रित होता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया गया है। यह आपका हो जाएगा वर्कशॉप की परिभाषा, विशेषता एक मान लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, शोध की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें आपका हमने कल के वीडियो में भी बताया था, एक क्वेश्चन आया था उसमें इसी तरह रिसर्च स्टेप्स क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले आपका रिसर्च में आता है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें या प्रॉब्लम को फार्मुलेट करें। तो इसमें दिया आपका शोध समस्या का निर्धारण, ठीक, ये आपका हो गया, फर्स्ट पे आ जाएगा। फिर सेकंड आपका होता है कि शोध जो आपके फार्मूला आइडेंटिफाई कर लिए प्रॉब्लम को, उसके बाद आपका आता है कि लिटरेचर रिव्यू करें, मतलब जो भी आपके जो पहले उस पर शोध किए जा चुके हैं उस टॉपिक्स पे, तो वो आप क्या क्या शोध किए जा सकें, आप उनसे क्या अलग कर सकते हैं, ये आपको लिटरेचर रिव्यू में करना रहता है। तो लिटरेचर रिव्यू तो यहाँ पे है नहीं। फिर लिटरेचर रिव्यू के बाद आपका आता है कि आप उस पर अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस शोध करने का, आप क्यों उस टॉपिक पे करना चाहते हैं। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव दिया ये दूसरे नंबर पे शोध उद्देश्य को सूचीबद्ध करना, तो ये आपका यहाँ पे दूसरा नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आप जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस फार्मूलेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइपोथेसिस भी नहीं है। फिर हाइपोथेसिस के बाद क्या होता है कि आप रिसर्च डिजाइन करते हैं, मतलब आप फिर कौन कौन से मेथड यूज करेंगे डाटा कलेक्ट या एनालिसिस करने के लिए, या कौन से डाटा यूज करेंगे प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा। तो ये सब आप रिसर्च डिजाइन में ही डिसाइड करते हैं। तो रिसर्च डिजाइन आपका ये कार्यप्रणाली है, ये आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर चौथे नंबर पे क्या होता है कि आप डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर जब आप सब कुछ कर लिए, हाइपोथेसिस बना लिए, रिसर्च डिजाइन बना लिया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें, तो इसके बाद क्या होता है कि आप डाटा को कलेक्ट करते हैं, मतलब डाटा संग्रहण। तो ये आपका चौथे नंबर पे हो गया। फिर डाटा कलेक्ट करने के बाद आप उसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस। तो ये हो गया आपका पाँचवा नंबर। और लास्ट में आता है परिणाम और चर्चा, ये आपका छठवें नंबर पे। तो इस तरह आप कूट में देख सकते हैं कौन कौन सा है।
तो ये आपका पहला नंबर, दूसरा नंबर, पहला दूसरा तो ठीक है। फिर तीसरे पे आपका ये चौथा जो है तीसरे पे आ जाता है, देख लेते हैं। पहला दूसरा और चौथा यहाँ पे है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी। तो एक पूरा स्टेप से आप याद करिए, जैसे फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम है, ये आपका फर्स्ट स्टेप्स है। दूसरे में लिटरेचर रिव्यू होता है। फिर तीसरे में आपका ऑब्जेक्टिव आता है। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस आप फार्मूलेट करते हैं। फिर उसके बाद आपका रिसर्च डिज़ाइन आता है, रिसर्च डिज़ाइन। फिर आपका आता है सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग। फिर उसके बाद डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस। और फिर आपका आता है कंक्लूजन और जर्नलाइजेशन आ जाता है। ये पूरा एक रिसर्च का स्टेप्स होता है, प्रॉपर स्टेप्स है, जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पहला दिया है, आगे और अन्वेषण किए जाने के लिए प्रारंभिक रूप से सीमित साक्ष्य के आधार पर परिकल्पना की जाती है। फिर दूसरा है, परिकल्पना सत्य की किसी मान्यता के बिना तर्क का आधार होती है। परिकल्पना किसी घटना या का प्रस्तावित स्पष्टीकरण है। और चौथा है, वैज्ञानिक परिकल्पना एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं जो कि हाइपोथेसिस से रिलेटेड हैं। तो पहले में कहा गया कि आगे और अन्वेषण किए जाने के लिए प्रारंभिक रूप से सीमित साक्ष्य के आधार पर परिकल्पना की जाती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। फिर दूसरा दिया है, परिकल्पना सत्य की किसी मान्यता के बिना तर्क पर आधार होती है। तो ये भी आपका सही है, क्योंकि परिकल्पना वो सत्य नहीं होती, वो एक तर्क के आधार पर होती है। क्योंकि जो आप हाइपोथेसिस करते हैं उसके बाद ही उसको आप डाटा कलेक्ट करने के बाद ही आप डिसाइड करते हैं कि वो आपने जो परिकल्पना की थी, हाइपोथेसिस बनाई थी, वो सही है या गलत। तो इस हिसाब से ये भी आपका सही है। फिर तीसरा है, परिकल्पना किसी घटना का प्रस्तावित स्पष्टीकरण। तो ये भी आपका एक सही है, क्योंकि वो एक प्रस्तावित रहता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट रहता है। वो आपका इसमें फिर वो आपको टेस्ट करते हैं, फिर बाद में आप डिसाइड करेंगे सही है कि नहीं। तो ये आपका एक प्रस्तावित रहता है, स्पष्टीकरण रहता है उस रिसर्च के बारे में। फिर चौथा कहा है कि वैज्ञानिक परिकल्पना एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो ये आपका गलत है। वैज्ञानिक परिकल्पना जो एक सिद्धांत नहीं होता परिकल्पना। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन गलत है। मतलब इसमें आपका क्वेश्चन में कहा कि असत्य कथन की पहचान, तो असत्य कथन आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। वैज्ञानिक परिकल्पना एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सूचक है। तो अगर किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए अक्सर ये प्रभाव गुणक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रभाव गुणक। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है। तो अभी आप इस तरह के दो क्वेश्चन ऊपर भी मिल चुके हैं। तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में बताना है। तो हमने आपको बताया प्रोबेबिलिटी में आपका वही 3-4 आता है। पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, फिर दूसरा है स्ट्रेटिफाइड, तीसरा है क्लस्टर। तो इसमें देख लीजिए आप, पहला सुविधा अनुसार, दूसरा है कोटा, और तीसरा निर्णय, और चौथा है स्तरबद्ध प्रतिदर्श। तो ये आपका देखिए सुविधानुसार मतलब कन्वीनियंस है, तो ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। फिर कोटा है, ये भी आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है। निर्णय प्रतिदर्श, ये भी आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है। तो आपका चौथा ऑप्शन जो स्तरबद्ध मतलब स्ट्रेटिफाइड, ये आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। आप बस इतना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग याद कीजिए, और इसमें भी मेनली तीन तो एकदम रखिए, याद ही रखिए, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर और सिंपल रैंडम। यही तीन आपके इसके मेन है रैंडम सैम्पलिंग के। अगर ये तीनों याद हो गए तो फिर आपको समझिए कि आपको इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन डी है, स्तरबद्ध या स्ट्रेटिफाइड, ये आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। फिर इसके अलावा भी आपके क्लस्टर हो जाते हैं और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये आपका तीन तीन याद कीजिए, रैंडम सैम्पलिंग में बहुत है। फिर अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, सम्मेलन किसके लिए होते हैं। तो पहला दिया है लक्ष्यांक समूह, दूसरा है समूह चर्चाएं, तीसरा है नवीन शोध प्रदर्शित करना, और चौथा उपयुक्त सभी। तो कल के वीडियो में भी सम्मेलन के बारे में हमने थोड़ा सा बताया था आपको कि जो सम्मेलन होता है एक लोगों का एक बड़ा समूह होता है, या एक जो लोगों की बड़ी सभाएं होती हैं वो सम्मेलन में आती हैं। तो पहला तो है बहुलक्षिकांक समूह, तो ये आपका सही है। फिर दूसरा दिया समूह चर्चाएं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है कि जब सभाएं होंगी तो उसमें समूह चर्चाएं भी होंगी। फिर तीसरा है नवीन शोध प्रदर्शित करना, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से सम्मेलन के लिए आपका ये चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों जो दिया उपयुक्त सभी।
तो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है। और ये जो होता है आपका सम्मेलन जो होता है ये शैक्षणिक व्यावसायिक या किसी भी तरह का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ये बस शैक्षणिक ही हो। जैसे सेमिनार होता है तो सेमिनार आपका बस शैक्षणिक ही होता है, वो एकेडमिक में ही होता है, जिसमें लोगों की संख्या कम होती है या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही होता है। तो ये सम्मेलन जबकि होता है ये आपका हर फील्ड में होता है, शिक्षा के क्षेत्र में होता है, व्यवसाय के क्षेत्र में हो सकता है, मेडिकल के क्षेत्र में हो सकता है, राजनीति के क्षेत्र में होता है, कहीं भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आप अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।